हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इंडिया का एक आर्कटिक मिशन का जो रिसेंटली बिगैन किया है। यदि अपन देखें तो ट्रेडिशनली जो आर्कटिक मिशन है वहां पर इंडिया 2008 से एक हिमाद्री रिसर्च स्टेशन सेटअप करके रखा है। ये परमानेंटली 2008 में सेटअप किया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बैक नहीं, 15 ईयर्स पहले की ही बात है। इन कंपैरिजन यदि आप देखोगे, अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन वे बैक इन 1980 सेटअप कर दिया गया था। अब इस वीडियो में अपन इन डेप्थ बात करेंगे क्या है ये रिसर्च स्टेशन के इम्पैक्ट्स, क्यों पोलार एरियाज को इंडिया स्टडी करने में इन्वॉल्व है और अदर रिलेटेड फिनोमिनास। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं ये न्यूज में क्यों है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार एक्सपेडिशन के लिए जा रहा है, बट दिस इज द फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन। विंटर में सबसे पहली बार एक्सपेडिशन किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, यानी कि अब ये स्टेशन जो विंटर में डिफंक्ट हो जाता था, जिसे बंद कर दिया जाता था, अब थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट करेगा। और ये खुद में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक्स के बारे में कि इस स्टेशन का मेजर एम क्या रहेगा। अभी की स्टडी यदि देखा जाए तो ये आर्कटिक एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। पर्टिकुलरली यदि अपन देखें तो जैसे इंटरैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं उनसे कैसे इंटरैक्शन होता है, इससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो आता है जो नॉर्दर्न लाइट्स, जो लाइटनिंग इम्पैक्ट देखा जाता है, जो जियोस्टॉर्म को स्टडी किया जाता है जो सन से निकले जाते हैं, और इन जनरल बहुत सारे एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के इंटरलिंक्ड फिनोमिना। एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक इंटरलिंक्ड फिनोमिना मतलब क्या होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्लाइमेट बहुत बार ओशन के एटमॉस्फेयर से लिंक्ड रहते हैं। इनका इम्पैक्ट ओशनिक फिनोमिना में भी पड़ता है, जैसे कि डिकेडल ऑसिलेशन जो आर्कटिक ओशन में होती है उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इंडिया के मॉनसून में। क्या रेलेवेंस होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है, इसकी बहुत ज़्यादा क्लियर कट क्लासिफिकेशन या इम्पैक्ट नहीं पाया गया है। जब इंडिया ऐसे मिशंस में और ज़्यादा अपने R&D को और स्टडी स्टेशंस को बढ़ाती है तो इंडिया की जो वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स है, उससे ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमाद्री आर्कटिक स्टेशन के बारे में। अब ये कहां पर है, तो ये सेटअप किया जाएगा स्वालबोर्ड में। स्वालबार्ड एक नॉर्वे का आइलैंड है और उस पर्टिकुलर आइलैंड में एक जगह है नियालेसुंद, वहां पर सेटअप किया जाएगा। ये मात्र नॉर्थ पोल से यदि देखा जाए तो लिमिटेड सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है जहां पर हैबिटेशन किया जाता है। ये करीब करीब नॉर्थ पोल से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी लोकेशन यदि अपन देखें तो ये 79 डिग्री नॉर्थ है और 79 डिग्री नॉर्थ के अक्रॉस ये एक आर्कियोलॉजी रहती है स्वालबार्ड, और यहीं पर ये रिसर्च स्टेशन सेटअप है। इनफैक्ट जितने भी आर्कटिक के रिसर्च स्टेशन सेटअप है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेटअप इन दिस आइलैंड। इसी के करस्पॉन्डिंग एक ट्रीटी भी है, स्वालबार्ड ट्रीटी, जो गवर्न करती है कैसे रिसर्च किया जा सकता है और रिलेटेड प्रोविजंस व्हिच विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इटसेल्फ। यानी कि इस आइलैंड पर जो नॉर्वे का है एक रिसर्च बेस स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है, वहां पर अब इंडिया की स्टेशनिंग परमानेंट रहेगी। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अब यदि अपन देखें तो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जो थ्रू आउट द ईयर ऑपरेशंस करती हैं और इंडिया ये एक अचीवमेंट है। तो यदि देखा जाए तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं आर्कटिक के बारे में, तो आर्कटिक वो एरिया है जो नॉर्थ पोल के अराउंड जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसके करस्पॉन्डिंग वो गवर्न करती हैं आर्कटिक ओशन की स्टडी को और उनसे रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज को। यदि अपन आर्कटिक ओशन की पर्टिकुलरली बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो ग्लोब में पोर्शन है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर में जो पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं आर्कटिक ओशन में आता है। और इसके अराउंड यदि जो देखें 8 कंट्रीज होती हैं जो मेजरली आर्कटिक ट्रीटी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और उसमें लीडिंग ऑन और मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि इस केस में है नॉर्थ पोल के अक्रॉस कनाडा, यूएस बिकॉज ऑफ अलास्का, उधर यदि अपन देखेंगे तो रशिया आएगा, यदि और देखेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आएगा, इधर देखेंगे तो डेनमार्क की वजह से ग्रीनलैंड और आइसलैंड। दीज आर द 8 कंट्रीज।
ये सारे के सारे कंट्रीज ने एक आर्कटिक ट्रीटी फॉर्म की है, और ये ट्रीटी गवर्न करती है कि आर्कटिक में जो कोई भी एक्सपेडिशंस होंगे वो किस पर्पस से होंगे, वो पीसफुल पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर आके बॉम्ब को टेस्ट कर सकते हो, ऐसा ही अंटार्कटिका के लिए भी है। पीसफुल पर्पस के लिए ही आर्कटिक की स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जैसे स्वालबार्ड ट्रीटी की भी अपन बात करें तो स्वालबार्ड एक नॉर्वे का आइलैंड ग्रुप है। अब इस ट्रीटी के तहत नॉर्वे ने इस आइलैंड को दूसरी कंट्रीज को लेंड किया है कि आप यहां पर अपने रिसर्च बेसिस सेटअप कर सकते हो, और उसके बाद आप नेसेसरी रिसर्च विच वुड बी फॉर द पीसफुल पर्पस एंड विच वुड कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसी रिसर्च आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन बहुत ही क्लियरली ट्रीटी में लिखा गया है कि ये जो आइलैंड है इट बिलोंग्स टू द कंट्री नॉर्वे। और आप देखोगे इसी वजह से स्वालबार्ड आइलैंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव चीजें की गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वालबार्ड में ही एक सीड वॉल्ट सेटअप किया गया है। सीड वॉल्ट का पर्पस क्या होता है, ताकि कभी जितने भी सीड्स अपन एग्जिस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने के अनाज के, वो सब एक बहुत छोटी मेजॉरिटी से आते हैं। यदि कोई मेजर डिजास्टर होता है तो हो सकता है वो थ्रेटन हो जाए, उससे एसोसिएटेड डाइवर्सिटी लॉस हो जाए, बहुत सारे कारणों से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो इस सीड वॉल्ट में क्या किया गया है, सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के हैं सीड्स को, वो यहां पर स्टोर किया गया है। और बिकॉज ये हमेशा ही फ्रोजन स्टेट पे रहता है, इस वजह से अंडरग्राउंड वॉल्ट है, माना जा रहा है कि ये कभी भी खराब नहीं होगा, प्रिजर्व्ड रहेगा। बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर सीड्स डैमेज नहीं होंगे और जनरेशंस तक प्रिजर्व हो सकता है। यानी कि इवन कुछ ऐसा डिजास्टर होता है जहां पर हम सब खत्म हो जाए, तो हमारे जो बचे कुछ इंसान की जो पीढ़ी है वो उनसे एक्सट्रैक्ट करके अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू कर सके, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट को मेंटेन कर सकते हैं। मुद्दे की बात क्या है, स्वालबार्ड आर्कियोलॉजी को बहुत तरीके के रिसर्च एक्टिविटीज के लिए लेंड किया गया है नॉर्वे के द्वारा। इसके अलावा एक ट्रीटी आती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी, जो गवर्न करता है कि किस एरिया तक कितना टेरिटरी लाइन करता है। तो ये यूएन का जो है ये बेसिकली ओशन को कुछ भागों में डिवाइड करता है, और इसमें जो सबसे ओपन एरियाज आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और ओपन सी, या इन दोनों की इस ओपन सी में, या इसको हाई सी बोलते हैं, इस हाई सी में बिलोंगिंग टू द ग्लोबल ह्यूमैनिटी, और ईजेड में कुछ नेबरिंग का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सिमिलरली जो स्टेट्स हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, पर्टिकुलरली कुछ ये भी यूएन क्लॉज तक गवर्न करता है। 20 नॉटिकल माइल्स तक स्टेट के टोटल टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, जिसे बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। इस तरीके के गवर्निंग ऑपरेशंस को आर्कटिक ट्रीटी फाइनल डिसाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि अपन आर्कटिक में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, आर्कटिक में रिसर्च करने में, अंटार्कटिक में रिसर्च करने में। यदि अपन देखें तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो प्रिस्टीन बचा हुआ है, यानी अभी भी वहां पर ह्यूमन की इंटरवेंशंस की वजह से कोई मेजर चेंजेस आए हैं तो उन्हें स्टडी किया जा सकता है। यदि इंसान नहीं पहुंचा है तो कैसे वो इन्वायरमेंट रिएक्ट करता है वो बोला जाएगा। हालांकि यदि बोला जाए इंसान का इंपैक्ट ना पहुंचा है तो वो गलत होगा, क्योंकि इंसान का इंपैक्ट तो सब तरफ पहुंच चुका है, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एंथ्रोपोसीन एपॉक। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि यदि कोई भी चीज, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो जियोलॉजिकल हो, चाहे वो क्लाइमेटिक हो, या अदरवाइज स्टडी करना है, तो उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर परफेक्ट है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है अंटार्कटिक और आर्कटिक में ज्यादा तेजी से इंपैक्ट कर रहा है, और डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन यहां पर लिमिटेड है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो रहा है उसे स्टडी करने के लिए भी ये अच्छा एरिया है। यदि देखा जाए तो यहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से पर ईयर राइज हुआ है पिछले सेंचुरी में। यानी कि एक बात साफ हो रही है कि इस तरीके से यदि आर्कटिक ओशन गर्माते रहा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, उनको स्टडी करना यहां से सही है। सबसे पहले यहाँ की जो सी आइस है या आइस है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है।
इस मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, एल्बिडो कम होगा, जो सन की रेस आती है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। तो कैसे ये पूरा क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट करेगा? यदि जो अपन टेम्परेचर की बात करें, सी सरफेस टेम्परेचर, वो आइस मेल्ट होने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो अराउंड द एरियाज हैं, जैसे कि इंडिया के आसपास अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, उनका सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से सिर्फ अंटार्कटिक आर्कटिक में ही नहीं, थ्रू आउट द ग्लोब उसके इंपैक्ट आएंगे। जैसे कि एक इंपैक्ट आ सकता है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से, साइक्लोन्स ज्यादा तेजी से बनेंगे, ज्यादा होगा। इसके अलावा यदि अपन रेनफॉल देखें तो एयर ज्यादा गर्म होगी, तो एयर की कैपेसिटी टू कैरी मॉइस्चर बढ़ेगी, इस वजह से प्रेसिपिटेशन ओवरऑल थ्रू आउट द ग्लोब बढ़ेगा। और इस तरीके के कुछ इंपैक्ट्स देखे जाएंगे जो आर्कटिक के बियॉन्ड एक्सटेंड करेंगे। उनको समझना है और हमें अपना डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेंथन करना है, तो आर्कटिक को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यदि आप देखो तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं आर्कटिक में। फॉर एग्जाम्पल, एक जो होगा, यहां पर बहुत सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, यानी कि एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट, ये जो आर्कटिक के आसपास जो 8 कंट्रीज है वो इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगी। फर्स्ट, सेकेंड मेजर इंटरेस्ट यदि आप देखोगे तो वो आएगा ट्रेड राउट के बारे में। जैसे ही आइस कैप मेल्ट होगी, क्या होगा उससे, नॉर्दर्न आर्कटिक ओशन जो अभी तक ट्रेड के लिए नहीं यूज किया जाता है, सी शिप लेन्स बन जाएंगे, एंड इट वुड बिकम द शॉर्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और ऐसा कुछ होता है तो रशिया के लिए एक ये बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। साथ ही साथ यदि अपन देखें तो ये एरिया अभी हॉस्पिटेबल बनेगा। यदि हॉस्पिटेबल बनेगा तो वहां पर लोग रहने लगेंगे, इनसे एसोसिएटेड कई क्लाइमेट इंपैक्ट्स आएंगे, जो सब कैसे स्टडी करना है वो सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे इंपैक्ट्स आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरीके के आप एग्जाम में लिख सकते हो। रेस्ट यदि अपन इंडिया का आर्कटिक एंगेजमेंट बात करते हैं तो इंडिया ने स्वालबार्ड ट्रीटी 1920 में साइन कर दी थी, बहुत पहले ही साइन कर दी थी। लेकिन जो फर्स्ट एक्सपीडिशन लॉन्च किया केवल 2007 में, बहुत ज्यादा लेट लॉन्च किया, और जस्ट एक साल बाद यहां पर एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश कर दिया। और तब से इंडिया हर समर में कम से कम एक्सपीडिशन करता ही आया है, और पहली बार विंटर में भी लॉन्च किया है। यदि अपन बात करें इंडिया के जो रिसर्च प्रोग्राम जो पोलर एरियाज में कैरी होते हैं, चाहे वो आर्कटिक हो चाहे वो अंटार्कटिका हो, दोनों में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में सिचुएटेड है, ये प्रीमियर एजेंसी है, एपेक्स एजेंसी है जो ऑपरेशंस को लीड करती है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आते हैं। इस वजह से जब कल ये एक्सपीडिशन को फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया से, तो किरण रिजिजू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फ्लैग ऑफ दिया था। इसके अलावा आईआईटी मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, एंड फाइनली रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, ये मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो पोलार को गवर्न करते हैं। एक नाम जरूर याद रखिएगा, गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो ये सेम कंक्लूजन आप यूज कर सकते हो आर्कटिक के लिए भी और अंटार्कटिक के लिए भी, कि इंडिया ओवरऑल क्या है, एक इमर्जिंग विश्व गुरु है। इस वजह से इंडिया को अपनी रिसर्च कैपेसिटी एनहांस करने की जरूरत है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनास की बात करें। इसके अलावा इंडिया के डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हैं ऐसी रिसर्च सेटअप करने के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड एटमॉस्फेरिक हजार्ड जो इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं, मॉनसून के बारे में। इस वजह से इन सब में एक्सपेडिशन इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही कंक्लूजन कुछ आप लिख सकते हो। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं, बिकॉज अपन आर्कटिक की बात की है तो जल्दी से अंटार्कटिका की भी बात कर लेते हैं। अंटार्कटिका के भी सिमिलर है, जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है सेम नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा कोऑर्डिनेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। यदि देखा जाए, इंडिया ने बहुत पहले
स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले वहां जहां पर 2007 में आर्कटिक में हुआ, यहां पर 1982 में ही हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी के जमाने में ही सबसे पहला अंटार्कटिक में मिशन सेटअप हो गया था। पहला ऑपरेशन गंगोत्री के तहत पहला एक्सपीडिशन हुआ और जस्ट उसके बाद इंडिया ने 1983 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन कर ली। जैसे कि अपन ने स्वालबार्ड ट्रीटी की बात की है, वैसे ही अंटार्कटिक ट्रीटी भी है। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या बोलेगी कि अंटार्कटिक का यूज केवल और केवल पीसफुल पर्पसेस से किया जाए, लेकिन यहां पर आप बम डिप्लॉय नहीं कर सकते, और अदरवाइज आप रिसर्च स्टेशन डिप्लॉय कर सकते हो, ऐसी रिसर्च पर एंगेज कर सकते हो जो ह्यूमैनिटी के कॉज को या गुडविल को बढ़ाए। इस तरीके के इम्पैक्ट्स होंगे। अब फाइनली यदि अपन बात करें तो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सेटअप किया गया था अंटार्कटिका में। अभी यदि आज की डेट में देखें तो जो दक्षिण गंगोत्री है ये सब खत्म हो चुका है, ये परमानेंटली आइस के अंदर बरीड हो चुका है। लेकिन इसके बदले मैत्री स्टेशन सेटअप किया गया है और भारती स्टेशन सेटअप किया गया है, यानी कि इंडिया के 2 परमानेंट बेसेस राइट नाउ अंटार्कटिका में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नाम कई बार एग्जाम में घुमा के आया रहता है। एक नाम और अपन ने अभी पढ़ा, वो है हिमाद्री। तो हिमाद्री इज फॉर आर्कटिक ओशन एंड मैत्री एज वेल एज भारती, दीज टू आर इन अंटार्कटिका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नामों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मेंस के लिए देखें तो आप सिमिलर फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं दोनों के दोनों आंसर में फॉर रिसर्च पर्पसेस। That's all for this topic. Thank you.